नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम पिछले कुछ कक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अध्ययन किया है और उससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। लगभग 6 वीडियो हैं उसकी। तो उसमें हमने भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में देखा था और हिंदी बनने का सफ़र कैसा रहा उसी टॉपिक में हमने देखा था। फिर हम भारत की उपभाषा और बोलियों के बारे में भी अध्ययन किए हैं और भारत की राजभाषा के बारे में भी अध्ययन किए हैं। और फिर उसके बाद अपभ्रंश के प्रकार हो गया, अपनी लिपि हो गई, अनुसूची 8 हो गई, इन सब टॉपिकों के बारे में वहाँ पे हमने अध्ययन किया है और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना है। जो महत्वपूर्ण तथ्य और बचे हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य, तो जैसा कि हमने सिलेबस में आपको बताया था कि वो लास्ट में पूरा 100-200 पूरे फैक्ट्स ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो जो बचे हुए फैक्ट्स हैं वो लास्ट में कवर कर दिए जाएंगे। आप जाइए, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाके आप देख के खुद ही एनालिसिस करिए कि आपको कैसा पढ़ाया गया है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके देखिए कि आपको सही बताया जा रहा है कि भ्रमित किया जा रहा है। तो आप वो देखेंगे कि 10 मिनट के वीडियो में मैंने आपको क्या प्रोवाइड किया है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप खुद ही एनालिसिस कर पाएंगे कि हम ठीक चीज़ पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं, फालतू की चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। आपको यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, कंटेंट अच्छा लेना पड़ेगा आपको, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। कहीं से कचड़ा आप बटोर लेंगे तो उससे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। तो आप पहले सटीक चीज़ पढ़िए, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करिए। आपको हम अकबर बीरबल की कहानी बताने लगे तो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। उससे एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं। तो इसलिए वही शुरू से हम बोलते आ रहे हैं कि पढ़ाया आपको वही जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपका समय बहुत कीमती है हमारे लिए, आपके समय को हम वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए यही हमारी कोशिश यही रहेगी, कम से कम समय में ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर पाएँ। वो सब चीज़ें उसमें कवर हो जाए जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम अपने सिलेबस के अनुसार दूसरे टॉपिक, आज हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगला हमारा टॉपिक वर्णमाला है। तो आज हम सबसे पहले वर्णमाला की डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। तो अपनी जो भाषा है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि होती है। ध्वनि को लेकिन मौखिक रूप में उपयोग किया जाता है। यदि हम लिखित रूप में करेंगे तो उसको हम वर्णों के रूप में करेंगे। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है लिखित रूप में वह वर्ण होती है, लेकिन मौखिक रूप में यदि कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तो अपनी ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। और वर्णों का वो जो व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित क्रम जो होता है वर्णों का, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला की अपनी परिभाषा क्या हुई कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 52 है और देवनागरी के अनुसार इनकी संख्या 48 मानी जाती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, देवनागरी के अनुसार वर्णों की संख्या कुल कितनी है? तो देवनागरी के अनुसार जो वर्णों की संख्या है वह 48 मानी जाती है। लेकिन कुल जो वर्णों की संख्या, यदि आपको एग्जाम में देवनागरी नहीं बोल रहा है, यदि आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णों की संख्या 52 है, 52 है। यदि देवनागरी स्पेसिफाई करके आपको पूछे कि देवनागरी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तब आपको 48 टिक करना है, 48 है वर्णों की संख्या। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हम जानते ही हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। तो वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, 2 भागों में इनको विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। तो आज की क्लास में हम पहले इसमें स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ बुक्स में यह भी बताया गया, वर्णों के तीसरे प्रकार को बताया गया, लेकिन वो किशोर लाल वाजपेयी जी उनको अयोग्यवाह ध्वनि कहते हैं। अंग आह को तीसरे रूप में भी बताया गया है, लेकिन वर्णों की जो संख्या होती है दो ही होती है, 2 ही प्रकार उसके होते हैं। एक पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। तो आज की क्लास में हम पहले स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे,
फिर हम व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण बिना अवरोध, बिना या बाधा के किया जाए तो वह स्वर कहलाते हैं। मतलब स्वतंत्र रूप से जिनको हम उच्चारित कर सकते हैं वह स्वर होता है। स्वर जैसे अपन जानते भी हैं, स्वर कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, ये सब स्वर है, तो इनको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर पाते हैं। लेकिन व्यंजन में हम ये देखेंगे कि यदि हम का का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें का के साथ आ भी आ जाता है अपना, तो उनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव नहीं है। लेकिन स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना अवरुद्ध, बिना बाधा के हम कर सकते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 11 मानी जाती है, जो इस प्रकार है: छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ और री को बाद में जोड़ा गया है। इसके पहले जो स्वरों की संख्या 10 ही थी, री को बाद में जो मूल स्वर थे उसमें इतनी संख्या थी, री फिर बाद में जोड़ा गया है। तो स्वरों की फिर कुल कितनी संख्या हो गई? 11 हो गई है। और अंग आहा को अयोग्यवाद ध्वनियां बोला जाता है। किशोर लाल वाजपेयी जी के अनुसार अंग आहा को अयोग्यवाद ध्वनियां बोला जाता है। किशोर लाल वाजपेयी द्वारा अंग आहा को अयोग्यवाद ध्वनियां बोला जाता है। तो ऐसे सब मिला के यदि देखा जाए तो स्वर की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। लेकिन आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर की कुल कितनी संख्या होती है? स्वर की 11 होती है, जो इस प्रकार है। और जो किशोर लाल वाजपेयी जी के अनुसार अयोग्यवाद ध्वनियां कौन सी है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किशोर लाल वाजपेयी के अनुसार अयोग्य ध्वनियां कौन कौन सी है? तो अंग आ अयोग्यवाद ध्वनियां है। अब स्वर को विभिन्न प्रकार से वर्गी इसके उच्चारण के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी आइए अध्ययन करते हैं। तो यह लगभग हर एक की मान्यता अलग अलग है, लेकिन स्वरों को लगभग 6 आधार पर बांटा गया है, 6 प्रकार से बांटा गया है। तो पहला है इसमें उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। इसमें ये पूछा जाएगा कि हास्य स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, ये पूछा जाएगा। तो ये आपकी हम जानकारी के लिए बता दिए हैं कि उच्चारण के आधार पर ये 3 प्रकार हैं: हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। ये सब इसके 3 प्रकार हैं। तो उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार हैं हास्य स्वर। हास्य स्वर किसे कहते हैं? जिसको हमें बोलने में, उच्चारित करने में कम समय लगता है, उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। इसे मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं? हास्य स्वर को कहते हैं। तो ये भी पूछा गया है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ लिया था कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर अपने ये है, हास्य स्वर को मूल स्वर बोलते हैं, और ये है। तो क्या हम बताए डिफिनीशन? हास्य स्वर की डिफिनीशन क्या होती है कि जिनको उच्चारित करने में कम समय लगे। यदि हम बोलते हैं तो जल्दी से बोल दें तो उसे हम हास्य स्वर। आप उच्चारित करके देखेंगे, आ बोलने में हमें कितना क्षणिक सेकंड लग रहा है, तो ये हास्य स्वर हो। आ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटो ऊ हो गया और री हो गया। तो ये इनको उच्चारित करने में हमें समय बहुत कम लगता है। इसके बाद हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, और इसकी डिफिनीशन यह है कि जिन्हें उच्चारित करने में हमें ज्यादा समय लगे, जिनको हम ज्यादा देर तक उच्चारित करें। जब हम छोटे थे तो पढ़ाया जाता था कि जो हम ज्यादा देर तक बोले तो उसमें मात्रा हमें बड़ी लगानी है, तो वही होते हैं दीर्घ स्वर अपने। जिनको उच्चारित करने में ज्यादा समय लगे तो उसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हमको उच्चारित करके देख लिए, आ बड़ा, ये बड़ी ई हो गई, ये सब बड़े मात्रा वाले, ए ओ औ, इन्हें हम ज्यादा देर तक उच्चारित करते हैं, तो ये अपने दीर्घ स्वर हो गए। इसी में अपना तीसरा कौन सा है? लुप्त स्वर या विलुप्त स्वर। इसका उपयोग जिनका उपयोग करने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे उन्हें हम विलुप्त स्वर या लुप्त स्वर के नाम से जानते हैं। इनको हम ज्यादा देर तक उच्चारित कर, जैसे अपना एग्जाम्पल इसमें लिखा ओम, इसका उपयोग ज्यादातर नाटक वगैरह में किया जाता है, तो इनको ज्यादा देर तक हम उच्चारित करते हैं, उन्हें हम विलुप्त स्वर या लुप्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब इसी में अगला अपना है जीव के प्रयोग के आधार पर।
जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर वह होता है कि जिसमें हम जीभ के आगे का भाग उपयोग करते हैं, बोलने में ज्यादा उपयोग उसका किया जाता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आप उच्चारित करके एक बार देखिएगा। छोटी ई, बड़ी ई, ए। इसमें जीभ के आगे का भाग सक्रिय ज्यादा रहता है, इसे हम अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर वह होता है जिसके मध्य का भाग जिसको उच्चारित करने में सक्रिय रहता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। और इसका उदाहरण है आ स्वर अपना मध्य स्वर में आता है। इसके बाद हमारा आता है अगला पश्च स्वर। पश्च स्वर वो रहता है कि जिसको उच्चारित करने में जीभ का पीछे का भाग ज्यादा वो सक्रिय रहता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। इसको तो आप उच्चारित करके नहीं समझ पाएंगे, डायरेक्ट आपको जानना है कि पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और री, ये सब पश्च स्वर में आते हैं। अब अगला है हमारा मुख के खोलने के आधार पर। 3 प्रकार के होते, 4 प्रकार के इसमें भी होते हैं मुख के खोलने के आधार पर। विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर, सव्रत स्वर, अर्ध सव्रत स्वर। ये मुख के खोलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। विव्रत स्वर, इसमें यह देखा जाता है, विव्रत स्वर होता है कि जिन स्वरों को बोलने में आपका ज्यादा मुंह जो खुल रहा है वो विव्रत स्वर कहलाते हैं। जैसे आ बोलेंगे, मुख का पूरा उपयोग होता है, पूरा मुंह खोलना पड़ेगा उसमें, तो विव्रत स्वर वह होते हैं जिनको बोलने के लिए पूरा मुख का उपयोग करना पड़े, पूरा खोलना पड़े, वो विव्रत स्वर कहलाते हैं। जैसे आ हो गया, आ यदि आप बोल के देखेंगे तो आपको पूरा मुंह खोलना पड़ेगा। इसी में अर्ध विव्रत स्वर क्या होते हैं कि जिसमें आधा मुंह खोलना पड़े, आधा मुख खोलना पड़े आपका, तो अर्ध विव्रत स्वर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आ, ए, ओ और औ। इसका उपयोग करने में आपको आधा मुंह अपना खोलना पड़ेगा। सव्रत स्वर वह स्वर होते हैं जिनको हमें बोलने में ना के बराबर मुंह खोलना पड़े। आप इनको उच्चारित करके देखेंगे, बहुत कम आपको मुंह खोलना पड़ेगा। जैसे ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, तो इनको आप उच्चारित करके आप देखेंगे बहुत कम मुंह खोलना पड़ेगा। इसको हम सव्रत स्वर कहते हैं। अर्ध सव्रत स्वर के कौन से होते हैं कि जिनको हम उच्चारित करते हैं तो इनसे ज्यादा मुंह खोलना पड़े थोड़ा, तो वो अर्ध सव्रत स्वर होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ए और ओ इसके एग्जाम्पल है। इसमें अपना चौथा प्रकार कौन सा है, ओंठों की स्थिति के आधार पर। ओंठों की स्थिति के आधार पर अपने 2 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला है वृत्तमुखी स्वर, दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर। ये वृत्तमुखी स्वर क्या होते हैं, वृत्तमुखी स्वर ये होते हैं कि जैसे यदि हम इसका उपयोग करते हैं, यदि हम बोले तो हमारे होंठ में यदि वृत्त पूरा सर्कल बन रहा है तो वो वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे आप इनको उच्चारित करके देखें, आपके होंठ पूरे वृत्ताकार हो जाते हैं, उ, ओ, औ, तो ये वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। अवृत्तमुखी स्वर वो स्वर होते हैं कि जिनका उपयोग करने में आपका सर्कल ना बने, तो अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जो इस प्रकार से हैं, आ, ई, ए। तो इसका आप उच्चारित करके देखें तो इसमें आपका सर्कल नहीं बनता है, वृत्त नहीं बनता है, तो वो अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं हवा के निकलने के आधार पर। मुख से जो हवा निकलती है उससे निकलने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और निरुनासिक। अनुनासिक वे स्वर होते हैं जो हवा मुख से साथ साथ नाक से भी निकले, वो अनुनासिक कहलाते हैं। जिनको उच्चारित करने में हमारी हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकले, वो अनुनासिक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आ, ई। आपको इनको उच्चारित करके देखेंगे तो आपकी हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकल रही है, तो अनुनासिक कहलाते हैं। निरनुनासिक वो स्वर होते हैं कि जिसमें मुखवत से हवा निकले, नाक से ना निकले, उसे हम निरुनासिक कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, आ और बड़ा आ। आप उसको उच्चारित करके देखेंगे तो हवा मुखवत से निकल रही है, नाक में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो वह निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब इसी में हम आगे देखते हैं घोष के आधार पर।
घोष वो होता है कि जिसको हमें उच्चारित करने में हृदय में नाद या कंपन उत्पन्न हो, घोष उत्पन्न हो, उसे हम घोष कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष में हमारे सभी स्वर आते हैं, जो हम अभी सभी पूरे स्वरों के बारे में अध्ययन किया है, तो पूरे स्वर उसमें सघोष में आते हैं। इनको हमें उच्चारित करने में हृदय में नाद या कंपन सा उत्पन्न होता है। इसको आप उच्चारित करके देखेंगे तो वो सघोष कहलाते हैं। जिनको उच्चारित करने में हृदय में नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होता है वह अघोष कहलाते हैं। अघोष को हम व्यंजन में अध्ययन करेंगे। व्यंजन जो कुछ है व्यंजन जो अघोष में आते हैं, कुछ व्यंजन है वो सघोष में आते हैं, तो उसके बारे में हम व्यंजन में देखेंगे। तो ये रहे हमारे स्वर से संबंधित महत्वपूर्ण वर्गीकरण, और स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है, और स्वर पूरे स्वर के वर्गीकरण। तो स्वरों में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको ये सब इसीलिए पढ़ाया गया है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पूछे जाते हैं कि अग्रस्वर कौन कौन से हैं, तो आपको डायरेक्ट वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। एक ऑप्शन दे देगा, ए है, एक उठा के इससे दे देगा, तो आपको वहां जज करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये पढ़ाया गया है, फालतू में नहीं पढ़ाया गया है। तो आप इसको एक बार अपने से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, उच्चारित करके पढ़ेंगे, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और याद भी हो जाएगा। इससे रिलेटेड या आप 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे तो चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। तो आप इसको करके देखिएगा, प्रॉपर आप नोट्स बनाइए और इनका 1-2 बार अध्ययन करिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, तब आपको चीजें कंफर्म होने लगेंगी। यही सिलेबस में है, ये इसीलिए ये पढ़ाया जाता है। तो यहीं इसको खत्म करते हैं आज की क्लास को। धन्यवाद।